जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं, लेक्चर नंबर 9। आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं? लर्निंग ऑब्जेक्टिव हमने स्टार्ट किया हुआ था अथॉरिटीज, ऑफिशियल मेंबर्स एंड रेजोल्यूशन। इसमें हमने जो एक्सटर्नल अथॉरिटीज हैं उनके बारे में डिस्कशन कर ली थी कि 3 तरह की अथॉरिटीज हैं एक्सटर्नल: रजिस्ट्रार, एससीसीपी और कोर्ट। ठीक है, इसमें हमने इनकी पावर्स एंड ड्यूटीज को डिस्कस किया था, खासतौर पे रजिस्ट्रार और कमीशन की। और एक्सटर्नल रेगुलेटर्स, एक्सटर्नल अथॉरिटीज को कंप्लीट कर लिया। आज हम जो रिमेनिंग इंटरनल टू दी कंपनी अथॉरिटीज होती हैं उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। लेकिन इंटरनल अथॉरिटी की तरफ जाने से पहले प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन या किसी भी प्रीवियस टॉपिक में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो पूछ लीजिए। जी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? देखिए, किसी भी कंपनी को क्रिएट करने के लिए, रजिस्टर करवाने के लिए, इनकॉर्पोरेट करने के लिए कोई ना कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं ना। ठीक है, वो कंपनी के केस में वो डॉक्यूमेंट जो सबमिट करवाने पड़ते हैं उन्हें कहते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को समटाइम सिर्फ मेमोरेंडम कहते हैं, समटाइम MOA कहते हैं, और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को समटाइम सिर्फ आर्टिकल्स कहते हैं या समटाइम AOA कहते हैं। ठीक है, जिस तरह पार्टनरशिप को जब आपने क्रिएट करना है तो पार्टनरशिप क्रिएट होती है एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बेस पे, जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। तो उसी तरह जो कंपनी क्रिएट होती है वो भी कुछ डॉक्यूमेंट्स की बेस पे होती है। इन डॉक्यूमेंट्स को क्या कहते हैं? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। क्लियर मेरे भाई? अच्छा, अब इसमें फर्दर अगला क्वेश्चन ये में आता है कि इनके अंदर लिखा क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन होती है, नाम क्या है, टाइप ऑफ कंपनी क्या है, लायबिलिटी क्या होगी, ठीक है, रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, ये चीजें। और आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में फर्दर या डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होती है कि कंपनी का निजाम कैसे चलेगा, कंपनी का निजाम कैसे, कंपनी के मैटर्स किस तरीके से, मीटिंग कैसे होंगी, उनके अंदर फैसले किस तरीके से होंगे, शेयर होल्डर की मीटिंग के क्या रूल्स होंगे, डायरेक्टर्स की मीटिंग के क्या रूल्स होंगे, ये सारी चीजें आर्टिकल्स के अंदर लिखी होती है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हाँ, टू कमीशन की पावर्स में तीसरा पॉइंट था टू कंफर्म चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम। सबसे पहले तो वर्ड क्लॉज को समझ ले, ये आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा। लॉ में अक्सर ये लफ्ज इस्तेमाल होता है क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है पैराग्राफ, यानी जिसे आम जुबान में हम पैराग्राफ कहते हैं ना, लॉ की लैंग्वेज में उसे क्लॉज कहते हैं। तो कहता है मेमोरेंडम के अंदर एक पैराग्राफ होता है, एक क्लॉज होती है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस जगह पे है। जैसे फर्ज कीजिए कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है पंजाब में। अब अगर कंपनी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट करके सिंध में ले जाना चाहती है, क्या उसे क्या करना पड़ेगा? उसे मेमोरेंडम को चेंज करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने आपको बताया था कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जो कुछ सब्जेक्ट्स के फेवरेट होते हैं, जैसे परचेज और बाय, इन दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन काउंटिंग में फेवरेट कौन सा वर्ड होता है? परचेज। उसी तरह चेंज और अल्टरेशन का मतलब एक ही है, किसी चीज को चेंज करना या उसमें अल्टरेशन है, लेकिन लॉयर्स का फेवरेट वर्ड कौन सा? अल्टरेशन। तो इसलिए हम भी कोशिश करेंगे चेंज की बजाय वर्ड अल्टरेशन यूज करें। तो अगर रजिस्टर्ड ऑफिस पंजाब से सिंध में शिफ्ट करना है, क्या मेमोरेंडम को अल्टरेशन करनी पड़ेगी? मेमोरेंडम की बिल्कुल करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, वो कह रहा है इस अल्टरेशन के लिए आपको कमीशन की इजाजत लेनी पड़ेगी। इस अल्टरेशन, बाकी की कोई भी अल्टरेशन हो ना मेमोरेंडम की, वो सिर्फ रजिस्ट्रार के साथ डीलिंग कर ले काफी है, रजिस्ट्रार से अप्रूवल ले ले, उसको रजिस्टर करवा दे काफी है। लेकिन एक चेंज मेमोरेंडम की ऐसी है जिसके लिए कमीशन के पास जाना पड़ेगा। वो कौन सी चेंज है भला? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास में चेंज। अच्छा, अब ये क्यों इस क्लास के लिए कमीशन के पास जाना पड़ता है, ये बाकी की क्लासेस की निस्बत ज्यादा अहम क्यों है, इसकी रीजनिंग हमें आगे मिलेगी एक चैप्टर में, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, जो कि रिलेट ही मेमोरेंडम और आर्टिकल इन 2 डॉक्यूमेंट से करता है। जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ना, वो सिर्फ सारे का सारा 2 डॉक्यूमेंट्स के गिर्द घूमता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के ये क्या होते हैं और इनमें क्या चीजें डिस्कस होती हैं। उसमें स्टडी करेंगे कि रजिस्टर्ड ऑफिस क्लास इतनी अहम क्यों है, कि इसको चेंज करने के लिए कमीशन से इजाजत लेनी पड़ती है, हालांकि बाकी जितनी भी किस्म की चेंज है वो रजिस्ट्रार भी कर सकता है। अच्छा, मुझे बताएं, रजिस्ट्रार की पावर्स में था कि मेमोरेंडम और आर्टिकल्स की अल्टरेशन कर सकता है? हाँ, तो वो कौन सी बाकी की वो कर सकता है, लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑफिस वाली है
कमीशन। शाबाश। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? जी जी शाबाश। क्वेश्चन यह क्या, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज होने से रजिस्ट्रार चेंज हो जाता है? आप मुझे ये बताइए कि रजिस्ट्रार किसके शहर में है? नाम बताइए। चारों प्रोविंशियल कैपिटल्स में है। लाहौर, कराची, बिल्कुल ठीक। चलिए ठीक है, इतना लाहौर की एग्जांपल लेते हैं। अगर तो इनका क्वेश्चन क्या है कि क्या रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करने से रजिस्ट्रार चेंज हो जाता है? इसका जवाब है इट डिपेंड्स। अगर तो आप लाहौर में ही एक जगह से, लाहौर के अंदर ही किसी दूसरी जगह पे रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करते हैं, रजिस्ट्रार चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप लाहौर से सखर में चले जाते हैं या लाहौर से फैसलाबाद में रजिस्टर्ड ऑफिस शिफ्ट कर लेते हैं, तो उस सूरत में रजिस्ट्रार चेंज होगा। तो कंसेप्ट क्या बना, कुछ केसेस में रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करें तो रजिस्ट्रार चेंज होता है और कुछ में रजिस्ट्रार चेंज नहीं होता। ये कंसेप्ट आगे प्रोसीजर्स में आपके काम आएगा। ठीक है, बात कहता है कि इस चीज को करना है, एक बार रजिस्टर्ड ऑफिस को चेंज करना है, प्रोसीजर बताओ। और क्वेश्चन में कभी लिखेगा कि आपने ठोकर न्याज बेग लाहौर से माल रोड लाहौर पे ऑफिस शिफ्ट करना है, इसका प्रोसीजर बताएं। क्या इस प्रोसीजर बताने में आप रजिस्ट्रार चेंज की बात करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन हाँ, गलत हो जाएगा। शाबाश। ठीक है, तो कुछ केसेस में रजिस्ट्रार चेंज होता है, कुछ में नहीं होता। फिर और रीजनल ऑफिस और रजिस्ट्रार बैठता है रीजनल ऑफिस में, तो जब रीजनल ऑफिस चेंज होगा तो रजिस्ट्रार भी चेंज होगा, जब रीजनल ऑफिस चेंज नहीं तो रजिस्ट्रार भी चेंज। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं। चलिए कंसेप्ट्स को आगे लेके चलें। अब हम फोकस करते हैं इंटरनल साइड के ऊपर। देखिए, कंपनी के रेगुलेटर्स में दो तरह के रेगुलेटर्स थे। कौन कौन से? एक्सटर्नल, इंटरनल। एक्सटर्नल में कौन कौन थे? रजिस्ट्रार, एसएससीपी और कोर्ट। और इंटरनल में कौन कौन? मेंबर्स, डायरेक्टर्स। ठीक है, वैसे शेयर होल्डर्स भी, ये जो मेंबर को शेयर होल्डर भी कहते हैं। ठीक है, और डायरेक्टर्स हैं। डायरेक्टर्स को अपॉइंट कौन करता है? मेंबर। अच्छा, डायरेक्टर के अलावा भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं जो कंपनी को रेगुलेट कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में उनकी ज्यादा डिस्कशन नहीं है। कंपैरेटिवली जिस ऑफिशियल की ज्यादा डिस्कशन है डायरेक्टर्स के अलावा वो है सीईओ। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे सीएफओ, जैसे कंपनी सेक्रेटरी, जैसे शेयर रजिस्ट्रार। इनकी भी थोड़ी थोड़ी, ये दो तीन लाइंस की डिस्कशन हमारे सिलेबस में है। मेन पार्टीज यही है जो आपके सामने है, इंटरनल टू दी कंपनी, मेंबर्स, डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है जिसे क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव या सीईओ। ठीक है, इनके बारे में डिटेल डिस्कशन एज यूजुअल फ्यूचर में स्टडी करेंगे। अभी फिलहाल बेसिक चूंकि कंसेप्ट हम बिल्ड कर रहे हैं ताकि अगले आने वाले कंसेप्ट में आसानी हो, तो बेसिक कंसेप्ट की हद तक आपको बता रहा हूं। मेंबर, ठीक है, मेंबर कौन होते हैं? कंपनी के मालिक। ठीक है, शेयर होल्डर्स भी हो सकते हैं, शेयर होल्डर्स नहीं भी हो सकते। अगर कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है तो वो शेयर होल्डर, और अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है तो वो लोग होंगे, मेंबर्स होंगे जिन्होंने एग्री किया। अच्छा, मेंबर्स ने जब कोई फैसला करना है ना, उनकी एक मीटिंग होगी। उस मीटिंग को क्या कहते हैं? जनरल मीटिंग। एजीएम नहीं, जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग की 3 टाइप्स हैं, स्टैट्यूटरी मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। शाबाश। जनरल मीटिंग में जो भी फैसले होंगे उन्हें कहा जाता है रेजोल्यूशन। तो एक और टर्म नोट कर लीजिए, आम जुबान में हम लफ्ज बोलते हैं डिसीजन, लेकिन लीगल लैंग्वेज में डिसीजन की बजाय कौन सा वर्ड यूज होता है? रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन। ठीक, तो मेंबर्स की मीटिंग में जो फैसले होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, एक स्पेशल रेजोल्यूशन। बेसिक कंसेप्ट क्या है? अगर तो मामला ऐसा है जो रूटीन का है तो उसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की जाएगी। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का मतलब रेगुलर डिसीजन किया जाएगा। और अगर कोई स्पेशल नेचर का मैटर है, रूटीन से हटके है, उसके लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास की जाएगी। तो 2 तरह की रेजोल्यूशन का मतलब क्या होता है? डिसीजन। जनरल मीटिंग में जो मेंबर्स रेजोल्यूशन पास करते हैं कितनी तरह की? 2 तरह की। कौन कौन सी? ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन
को एक्सप्लेन कर रहा है, कह रहा है ये कौन सी रेजोल्यूशन होती है, ये होती है जो कि पास होता है सिंपल मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर्स। सिंपल मेजॉरिटी क्या है ये सुन लीजिए। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब है आधे से ज्यादा, आधे से ज्यादा लोग, ठीक है। तो जो रूटीन नेचर के मामलात होते हैं उनके ऊपर फैसला करने के लिए कितनी वोटिंग की जरूरत है, सिंपल मेजॉरिटी। और जो खास नौयत के मामलात होते हैं, ठीक है, जो उनके लिए फैसला करने के लिए कौन स्पेशल रेजोल्यूशन। अब ये स्पेशल रेजोल्यूशन क्या है, स्पेशल रेजोल्यूशन ऐसे फैसले को कहते हैं, ऐसे फैसले जो सिंपल मेजॉरिटी से नहीं 3/4 मेजॉरिटी ऑफ प्रेजेंट मेंबर से पास हो, और प्लस इसको पास करने से पहले 21 डेज का नोटिस दिया गया हो, ताकि लोग सोच समझ लें कि हमने अहम मामला है ना, तो सोचने समझने का टाइम देना चाहिए। तो 21 डेज प्रायर नोटिस इशू किया जाए, जिसमें बताया जाए कि आज क्या तारीख है 4, तो आज नोटिस इशू किया तो बताया जाए भाई 28 अप्रैल को मीटिंग होगी, जिसमें यह फैसला किया जाएगा कि क्या चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना है कि नहीं करना। अब खुद बताइए, चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना ये आपको नॉर्मल मैटर लग रहा है या कि स्पेशल, स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। और अगर फैसला ये हो कि मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया जाना है कि इस साल डिविडेंड देना चाहिए कि नहीं, और अगर डिविडेंड देना चाहिए तो कितना, ये ऑर्डिनरी, क्योंकि हर साल होगा, रूटीन का मैटर है। तो लॉ ने हमें बताया हुआ है कौन कौन से मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होगी और कौन कौन से मैटर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगी। तो मेंबर्स की मीटिंग में जो फैसले होते हैं, रेजोल्यूशंस होती हैं, वो दो तरह की, कौन कौन सी, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। ये दोनों समझ आ गई आपको। चलिए एक छोटी सी कैलकुलेशन कर लेते हैं, मैं देखना चाहता हूं कि ये कंसेप्ट आप केस स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। एक कंपनी है जी और उसके हैं मेंबर्स की तादाद, मेंबर्स की तादाद है 100। इन्होंने मैटर डिस्कस करना है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, प्लस उसमें प्रॉफिट कितना ये देखना है, ये डिस्कस करना है, और डिविडेंड कितना पे होना चाहिए, ये मैटर डिस्कस करना है, ठीक है। अब इस काम के लिए इन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग कॉल की, जिसमें मेंबर्स आए 70, 30 एब्सेंट थे, 30 एब्सेंट थे, 70 मेंबर्स आए। इन 70 मेंबर्स में से 40 ने कहा डिविडेंड पे कर दो, 30 ने कहा डिविडेंड पे नहीं करना। बताइए क्या रेजोल्यूशन पास हुई कि नहीं? मेरा पॉइंट ऑफ व्यू पहले सुन लें। अच्छा, मैं जब भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखूंगा ना, लाजमी नहीं है कि सही हो, कभी गलत भी होगा, ठीक है। तो ये आपने खुद फैसला करना है और मुझे ठीक करवाना है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, इस केस में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकती, इसलिए कि टोटल मेंबर्स 100 हैं और जिन्होंने पास की है वो 40, सिंपल मेजॉरिटी बनती नहीं। हाँ शाबाश। अब जिसने डेफिनेशन को ध्यान से याद किया हुआ ना, उसको याद होगा कि डेफिनेशन सिंपल मेजॉरिटी लिखा था, साथ में प्रेजेंट मेंबर भी लिखा था। जो प्रेजेंट होंगे उनकी सिंपल मेजॉरिटी देखनी है। तो हमने जो सिंपल मेजॉरिटी का फैसला करना है वो 70 की बेस पे करना है। क्लियर? अच्छा बताइए, सारी सिचुएशन यही, लेकिन फैसला ये होता, अब की बार ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, और इसमें फैसला क्या करना है? रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ एग्जीक्यूटिव। अब बताइए क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुई? क्या चीफ एग्जीक्यूटिव रिमूव हुआ? कैसे पता चला नहीं हुआ? 3/4 पूरा नहीं होता। किसका 3/4? 100 का कि 70 का? कैलकुलेट करें क्या होता है? 52.5, राउंड ऑफ करके 53, और ये हुआ है 40। तो इसका मतलब है स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकी। इस सूरत हाल में चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव नहीं किया जा सकता। ये बात समझ आ गई? अच्छा, 21 डेज नोटिस की बात समझ आ गई? बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि एक्सेप्शनल
किसी सिचुएशन की वजह से फौरी तौर पे फैसला करना जरूरी होता है, किसी चीज के बारे में फौरी तौर पे फैसला करना जरूर। जैसे फर्ज कीजिए कि एक कंपेटिटर था हमारा, कंपेटिटर ने ऑफर की क्या कि सर अगर आप चाहें तो हमारी कंपनी को खरीद लीजिए, लेकिन शर्त यह है कि हमें 15 दिन के अंदर अंदर फुल पेमेंट चाहिए कैश में, कंपनी हम आपको बेचने को तैयार है। अब बताइए, अब ये चूंकि एक बड़ा डिसीजन है, ठीक है, तो डायरेक्टर ये चाहते हैं कि इसमें शेयर होल्डर्स की अप्रूवल ले लें, और ये रूटीन का बिजनेस नहीं है, ये कौन सा है, स्पेशल बिजनेस है, स्पेशल मैटर है। तो अब बताइए क्या स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवानी है तो पहले 21 दिन का नोटिस भेजना चाहिए? 21 दिन का नोटिस बाजुकात इतना टाइम होता है, बिजनेस है ना, बाजुकात क्विकली डिसीजन करने होते हैं, बाजुकात इतना टाइम नहीं होगा। इसीलिए लॉ ने ये ऑप्शन दी है कि स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए जिस मीटिंग में स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है ना, उससे 21 दिन पहले उस मीटिंग का नोटिस इशू होना चाहिए। लेकिन अगर वो मैटर ऐसा है जो कि अर्जेंट नेचर का है तो 21 डेज से लेस का नोटिस भी इशू किया जा सकता है। शर्त है कि सारे मेंबर्स एग्री करें, सारे मेंबर। जैसे इस सिचुएशन में क्या होगा, 15 दिन के अंदर पेमेंट करनी है, हमने फैसला किया कि 7 दिन 21 दिन का इंतजार नहीं कर सकते, 7 दिन के अंदर अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कॉल करके शेयर होल्डर से अप्रूवल ले लें। तो पहले क्या करेंगे, फोन करके सारे शेयर होल्डर से पूछेंगे सर 21 दिन से कम के नोटिस पे मीटिंग कॉल कर ले, आपको इतराज तो नहीं है? अगर एक पर्सन ने भी इतराज कर दिया पेंडिंग में, लेकिन अगर ऑल पर्सन इंटाइटल्ड टू अटेंड एंड वोट एट जनरल मीटिंग, सारे पर्सन एग्री कर गए, तो फिर 21 डेज से लेस के नोटिस पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो सकती है। अब ये बात समझ आई ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन की? शाबाश, ठीक। चलिए अच्छा मुझे ये बताइए कि मेंबर्स की मीटिंग होगी, उसे जनरल मीटिंग कहते हैं, उसमें फैसले होंगे दो तरह के, स्पेशल। हमें कैसे पता चलेगा कि किस वाले मैटर के ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होनी है, किस वाले मैटर के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास होनी है? कैसे पता चलेगा? रेगुलर, ठीक, रेगुलर तो आपको कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए था, आपको कैसे पता चलेगा कौन सा मैटर रेगुलर है कौन सा नहीं? हाँ जी, लॉ में, कंपनी लॉ में लिखा हुआ है, याद रखें कंपनी लॉ ने लिस्ट दी हुई है कि ये वाले मैटर्स या ये वाला बिजनेस ऑर्डिनरी है और ये वाले मैटर्स और या ये वाला बिजनेस स्पेशल है। लॉ मैटर्स के लिए वर्ड यूज करता है बिजनेस, बिजनेस। जैसे डिसीजन के लिए वर्ड क्या होता है? रेजोल्यूशन। तो जो मैटर्स टू बी डिस्कस्ड है, मैटर्स टू बी, एक फ्रेज लिख लीजिए, मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन जनरल मीटिंग। ये समझ आ रहा है आपको क्या कहना चाह रहा है? मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन जनरल मीटिंग का क्या मतलब है? जनरल मीटिंग में कौन कौन से मैटर डिस्कस होंगे, ठीक है? जैसे आज की हमारी ये क्लास की मीटिंग है, इसमें कौन कौन से मैटर डिस्कस होंगे? इसमें शायद पास्ट पेपर डिस्कस हो, इसमें आपके कंसेप्चुअल क्वेश्चंस का आंसर होगा, इसमें न्यू कंसेप्ट होंगे। यह है मैटर्स टू बी डिस्कस्ड इन जनरल मीटिंग, ठीक है? इसी सेंटेंस को लीगल लैंग्वेज में कन्वर्ट करें तो पता क्या बनता है? बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग, बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट जनरल मीटिंग। अब ये देखें, फर्क समझ आ रहा है? मैटर की जगह पे कौन सा लफ्ज इस्तेमाल हुआ? बिजनेस। और कंडक्टेड की जगह पे, डिस्कस की जगह पे ट्रांजैक्टेड। तो कहीं पे अगर ये अल्फाज आए ट्रांजैक्टेड बिजनेस, तो इसका मतलब समझ लेंगे। बिजनेस का मतलब ये नहीं है कि वो सेल परचेज हो रही होगी मीटिंग में। बिजनेस का मतलब क्या है? मैटर्स कौन सा डिस्कस हो रहा होगा। यहां तक बात समझ आई? ये तो थी बात जनरल मीटिंग की। अब आ जाए बोर्ड मीटिंग। जनरल मीटिंग में याद रखे शेयर होल्डर जो होते हैं ना, छोटे बड़े होते हैं। कुछ शेयर होल्डर छोटे, शेयर होल्डर बड़े। छोटे शेयर होल्डर से क्या मुराद है? नंबर ऑफ शेयर्स कम हो। बड़े शेयर होल्डर से मुराद नंबर ऑफ शेयर ज्यादा हो। लेकिन डायरेक्टर्स की मीटिंग में सारे डायरेक्टर्स सेम पावर के होते हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं होता। यानी डायरेक्टर्स में सबकी पावर एक बार, क्योंकि ये शेयर होल्डर्स की मीटिंग है नहीं। इसका मतलब यह हुआ डायरेक्टर्स की मीटिंग में जितने भी फैसले होंगे सिंपल मेजॉरिटी की बेस पे होंगे। डायरेक्टर्स की मीटिंग में यहां पे देखें, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है। बोर्ड मीटिंग में, डायरेक्टर्स की मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट नहीं है।
ये सिर्फ एक ही लफ्ज होगा, रेजोल्यूशन। डायरेक्टर्स हैव पास्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। ऑर्डिनरी और स्पेशल का कंसेप्ट किधर होगा, मेंबर, क्लियर। अच्छा फिर से सवाल, कौन से मैटर्स पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, कौन पे स्पेशल? कंसेप्ट ये है, रूटीन वाले के ऊपर ऑर्डिनरी और जो अनयूजुअल होंगे स्पेशल। लेकिन एक्चुअली ये हमें कंपनी लॉ ने लिस्ट दी हुई है कि हम अपनी जजमेंट की बेस पे डिसाइड नहीं करते। अब आप इसमें कंफ्यूज होंगे लॉ पढ़ते हुए, कहेगा कि स्पेशल रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड फॉर अल्टरेशन इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अल्टरेशन करनी है, कौन सी रेजोल्यूशन? स्पेशल रेजोल्यूशन। और अगर लिखा होगा कि रेजोल्यूशन शैल बी पास्ड इन जनरल मीटिंग टू अप्रूव डिविडेंड, अब यहां पे नोट कीजिए सिर्फ रेजोल्यूशन लिखा हुआ है, ये नहीं बताया ऑर्डिनरी के स्पेशल। तो इससे मुराद क्या होती है, कोई सी भी कर ले, ऑर्डिनरी भी कर, इसे ऑर्डिनरी है, लेकिन स्पेशल भी पास हो जाए तो वो भी चलेगी। और जिस चीज के ऊपर सिंपल मेजोरिटी एक्सेप्टेबल है उस पे 3/4 मेजोरिटी तो बदरजा उला एक्सेप्टेबल है। तो इसीलिए जिस जगह पे देखिए, कानून बनाने वाला ना वो एक एक चीज को ध्यान में रखता है। उसने लिखना चाहता तो ये लिख सकता था कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड टू अप्रूव डिविडेंड इन जनरल मीटिंग, लिखना चाहता, उसने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? अगर वो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन लिखता और स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाती तो कुछ लोग एतराज करते कि भाई आपने ऑर्डिनरी, ये डिविडेंड अप्रूव नहीं हुआ। इसलिए उसने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया, ताकि कोई सी भी रेजोल्यूशन हो कवर हो जाए। क्लियर हुई है बात? नहीं, चलिए जी। ऑर्डिनरी कुछ मैटर्स के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन पास होना रिक्वायर्ड है, कुछ मैटर्स के लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना रिक्वायर्ड है। क्लियर? किस मैटर के ऊपर कौन सी रेजोल्यूशन पास होगी ये हमने फैसला नहीं करना, ये कंपनी लॉ ने हमें बताया हुआ है। आप लोगों से सिर्फ एक ही दरखास्त है कि कंपनी लॉ पढ़ते हुए ये साथ साथ नोट करें कि किस चीज के लिए स्पेशल रेजोल्यूशन की जरूरत है, किसके लिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की जरूरत है। बस ये ध्यान रखना है आपने, क्योंकि अगर ये आपने गलत कर दिया, चाहे बाकी का सेंटेंस है बिल्कुल ठीक, लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन की जगह ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कर दिया तो आपका कंसेप्ट मार्क्स 0 देगा। ये बात समझ आ रही? चलिए, यानी अपनी मर्जी नहीं करनी बल्कि लॉ ने जो कहा है उसके मुताबिक ही चलना है, ठीक है। हाँ, एक जो मुश्किल वाला कंसेप्ट आपको बताया जो आपको समझ नहीं आया वो ये था कि अगर किसी जगह लॉ ने कहा है ना स्पेशल रेजोल्यूशन, तो वहां पे ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास की तो काम नहीं बनेगा, लेकिन किसी जगह कहा ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, वहां पे स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दी तो काम बन जाएगा। ये बात समझ आई? ये समझा रहा था, शाबाश। चलिए, अच्छा अब डायरेक्टर्स हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव है, इनके बारे में हम अभी डिस्कशन करते हैं। अब कुछ चीजें आपकी बुक में से आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अथॉरिटीज विद इन कंपनी, ठीक, अथॉरिटीज विद इन कंपनी। सबसे पहले वो हमें बता रहा है मेंबर्स की डेफिनेशन। अच्छा, ये डेफिनेशन समझ लीजिए, 3 नंबर का मुफ्त का क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं हमसे कि मेंबर्स को बताइए, मेंबर क्या होते हैं। डिफाइन मेंबर, शाबाश, इन अकॉर्डेंस विद कंपनीज एक्ट 2017। तो मेंबर की डेफिनेशन में वो हमें 3 पॉइंट्स दे रहा है, 3 पॉइंट्स। पहला पॉइंट कह रहा है मेंबर्स इंक्लूड, यानी मेंबर में शामिल है सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। सब्सक्राइबर किसको कहते हैं? जो मेमोरेंडम और आर्टिकल को साइन करते हैं, शाबाश। तो जब वो साइन करते हैं वो सब्सक्राइबर है, लेकिन जब वो मेमोरेंडम रजिस्टर हो जाता है, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो वही सब्सक्राइबर मेंबर बन जाते हैं। मेंबर की पहली डेफिनेशन में क्या है? सब्सक्राइबर्स। ये वो वाले मेंबर्स हैं जो इनिशियल मेंबर्स, इनिशियल, चलिए, कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के वक्त बनते हैं। फिर मेंबर इंक्लूड, दूसरा पॉइंट, पर्सन हु बिकम शेयर होल्डर ऑफ एनी क्लास और एनी काइंड ऑफ शेयर्स इन द कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर। अच्छा, दूसरा पॉइंट है ऐसी कंपनी के लिए जिसका शेयर कैपिटल है। तीसरा पॉइंट ऐसी कंपनी के लिए जिसका शेयर कैपिटल। मेंबर की डेफिनेशन के 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट हर तरह की कंपनी के लिए है और ये स्टार्ट के लिए है। दूसरा और तीसरा, दूसरा पॉइंट है स्टार्ट के बाद वाले फेज के लिए, सब्सिक्वेंट।
और ये सेकंड पॉइंट किसके लिए है? कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। और थर्ड किसके लिए? नॉट, यानी ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर का पॉइंट है, ये कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी का पॉइंट है, ये दोनों का पॉइंट है पहले वाला। तो मेंबर्स का मतलब अगर सब्सक्राइबर जब कंपनी रजिस्टर हो जाए वो मेंबर बन जाएंगे। एग्रीड? दूसरा, अगर आपके पास किसी भी कंपनी के शेयर हैं, कोई से भी, चाहे ऑर्डिनरी शेयर हो, चाहे प्रेफरेंस शेयर हो, चाहे कोई भी शेयर हो, तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हैं। शेयर होल्डर का मतलब मेंबर है, लेकिन आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में लिखा होना चाहिए। यह भी अहम पॉइंट है। पता है क्यों? क्योंकि अगर आप किसी दूसरे के शेयर चोरी कर लेते हैं तो आप कहेंगे देखो मैं शेयर होल्डर हूं क्योंकि मैं होल्ड कर रहा हूं शेयर। तो क्या ये जो चोर होगा ये शेयर होल्डर हो गया क्योंकि उसके पास शेयर है चोरी के? क्या ये मेंबर भी हो गया? नहीं नहीं। इसलिए उसने शेयर होल्डर के साथ साथ एक दूसरी कंडीशन भी लगाई है कि आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। रजिस्टर ऑफ मेंबर्स क्या होता है? कंपनी ने अपना एक रजिस्टर बना, जैसे एक स्कूल या कॉलेजेस में होता है ना रजिस्टर स्टूडेंट्स का अटेंड। हाँ जी बिल्कुल, रजिस्टर जिसके ऊपर हर स्टूडेंट का नाम है। अब देखिए कोई स्टूडेंट अगर अपना स्टूडेंट आईडी कार्ड बना ले, क्या वो कॉलेज का ऑफिशियल स्टूडेंट बन जाएगा? नहीं, सिर्फ आईडी कार्ड होना, जो कॉलेज का कार्ड है वो होना काफी नहीं है, बल्कि कॉलेज के रजिस्टर में उसका इंदराज होना भी जरूरी है। इसी तरह आपके पास अगर किसी कंपनी का मेंबर बनना चाहते हैं, सिर्फ शेयर होना काफी नहीं है, बल्कि एक लीगल रिक्वायरमेंट क्या है? आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में भी आना चाहिए। ये दूसरा। और तीसरा पॉइंट क्या है? ए पर्सन हु एग्रीज टू बिकम ए मेंबर ऑफ कंपनी एंड हुज नेम इज एंटर्ड रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। इसमें शेयर्स की बात नहीं कर रहा, क्योंकि ये किस कंपनी के लिए है? कंपनी लिमिटेड में गारंटी के लिए। तो ये मेंबर की डेफिनेशन में 3 पॉइंट्स हैं: सब्सक्राइबर, शेयर होल्डर और एग्रीड टू बिकम मेंबर। क्लियर? अच्छा, ये थी इसकी आसान रेफरेंस। अब आगे एक सेंटेंस बोलने लगा मुश्किल। अगर ये सेंटेंस समझ आ गया तो इसका मतलब आपको ये डेफिनेशन समझ आ गई। सुनिए, हर शेयर होल्डर मेंबर होता है, लेकिन हर मेंबर शेयर होल्डर नहीं होता। ये बात समझ आई? चलिए, अगर समझ आ गई तो इसका मतलब ये कंसेप्ट भी टिक कर लिया आपने। क्लियर जी? ठीक है। आगे कह रहा है शेयर का मतलब कोई सा भी शेयर। शेयर की डिफरेंट टाइप्स होती है, अभी हमने नहीं पढ़ी, या शायद आपने किसी सब्जेक्ट में पढ़ी हो, ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। तो जो ऑर्डिनरी शेयर है वो भी शेयर होल्डर है, जो प्रेफरेंस शेयर वाला है वो भी शेयर होल्डर है। फिर कह रहा है बोर्ड, जैसे SEC कमीशन से क्या मुराद है? SEC सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। तो बोर्ड से क्या मुराद है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और कहीं पे लिखा होता है ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कुछ लीगल प्रोविजंस आएंगे ना, उस पे लिखा होगा ऑफिसर्स ऑफ द। ऑफिसर से क्या मुराद है? CEO, CFO, कंपनी सेक्रेटरी, शेयर रजिस्ट्रार वगैरह वगैरह। डायरेक्टर भी इसमें शामिल है, चीफ एग्जीक्यूटिव भी शामिल है। रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? डिसीजन। अब आगे आपको टाइप्स बता रहा है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और देखिए ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन कौन सी है? मींस ए रेजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड एट जनरल मीटिंग। बोर्ड मीटिंग वाली आपको पता है वो क्लासिफिकेशन नहीं है बोर्ड मीटिंग में, ये इसलिए उसने जनरल मीटिंग का नाम यूज किया। बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट। किन मेंबर्स की सिंपल मेजॉरिटी? जिनके पास वोटिंग राइट्स हैं, सिंपल मेजॉरिटी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, शाबाश, ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की तरफ इशारा कर रहा है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। फिर कह रहे हैं आर प्रेजेंट, और ये कौन से वाले होंगे शेयर होल्डर? विच आर प्रेजेंट, यानी एब्सेंट वालों के हिसाब से काउंट नहीं करना, प्रेजेंट मौजूद हो। प्रेजेंट इन पर्सन, आर बाय प्रॉक्सी, आर थ्रू पोस्टल बैलेट। ये किसी भी मीटिंग को अटेंड करने के तरीके बता रहा है कि आपने किसी मीटिंग को अटेंड करना हो ना, उसके 4 तरीके हैं: प्रेजेंट इन पर्सन, प्रॉक्सी और पोस्टल बैलेट। अच्छा सुन लें, इनका मतलब क्या है? प्रेजेंट इन पर्सन का मतलब क्या है? कि जो खुद मौजूद हो। जैसे आप लोग इस वक्त क्लास में प्रेजेंट इन पर्सन हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए, प्रेजेंट इन पर्सन में एक और चीज कहूंगा, ये 7 वाली क्लास है हाइब्रिड की, इसमें भी कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं, क्या मैं इनको प्रेजेंट कंसीडर करूं कि ना करूं? करूं कंसीडर। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के या ये ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स हमें देख रहे हैं, क्या इनको भी मैं प्रेजेंट काउंट करूं कि ना करूं? प्रेजेंट, इनको प्रेजेंट काउंट ना करूं? क्यों? ये प्रेजेंट नहीं है। अच्छा, मुझे जो प्रेजेंट होते हैं ना, प्रेजेंट में 2 अल्फाज हैं, एक जो फिजिकली प्रेजेंट है और दूसरा जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रेजेंट है। आजकल आपको पता है वीडियो के जरिए से भी मीटिंग्स हो जाती हैं। आपने कभी आईकैप की मीटिंग अटेंड की हो, वो डायरेक्टर्स वगैरह दूसरे लोग कराची में बैठे हैं,
यहाँ पे लाहौर ऑफिस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से आप उनकी बातें सुन रहे होते हैं कि नहीं? तो बताइए क्या आपको मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स में गिना जाता है कि नहीं गिना जाता? इसलिए याद रखें, जब कभी मीटिंग होती है ना, उसमें पार्टिसिपेट करने के मुख्तलिफ तरीके हैं। पहला तरीका क्या है? फिजिकली मीटिंग में आ जाओ। दूसरा तरीका क्या है? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से मीटिंग को अटेंड कर लो। अब तो बहुत से, क्योंकि अब ना बाज़ औक़ात डायरेक्टर्स मुख्तलिफ शहरों में फैले होते हैं, वो कहते हैं यार एक मीटिंग, या शेयर होल्डर कहते हैं एक मीटिंग के लिए हम क्या ट्रैवल करके एक शहर से दूसरे शहर में आए, अभी इसी शहर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पार्टिसिपेशन कर लेते हैं ना। तो ये इसकी भी इजाजत है। खास तौर पे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का टूल उस वक्त बड़ा अहम बन जाता है जब कोई शेयर होल्डर या डायरेक्टर मुल्क से बाहर हो। अब अगर वो मुल्क से बाहर है, कोई मीटिंग है पीछे, फैसला करना है जरूरी, क्या वो फैसला करने के लिए वापस पाकिस्तान आएंगे काम छोड़ के अपने? नहीं। तो इसीलिए पार्टिसिपेशन का एक तरीका है फिजिकली प्रेजेंट होना। फिजिकली प्रेजेंट होने ना, इस प्रेजेंट में दोनों तरह के प्रेजेंट गिने जाते हैं, फिजिकली प्रेजेंट और प्रेजेंट थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। प्रेजेंट का लफ्ज समझ आ गया? दूसरा प्रॉक्सी। प्रॉक्सी किसे कहते हैं? प्रॉक्सी कहते हैं अगर कोई एक मेंबर मीटिंग में ना आ सके, वो अपनी बजाय किसी दूसरे को भेज दे के जाओ मेरे बिहाफ पे मीटिंग अटेंड करो। तो क्या एक जैसे आप स्कूल में करते थे, कॉलेज में, या कैसे आज मैं नहीं जा रहा, ऐसा करना भाई, प्रेजेंट बोल, प्रॉक्सी लगा देना मेरी। प्रॉक्सी क्या होती थी कि आप कॉलेज में नहीं है, स्कूल में नहीं है, आपके बिहाफ पे कोई दूसरा स्टूडेंट आपका वोट कास्ट कर देता था, आपकी अटेंडेंस बोल देता। यह है क्लास में, कॉलेज में इसकी इजाजत नहीं होती ऑफिशियली, लग जाए तो लग जाए, वरना ऑफिशियली इसकी इजाजत। कंपनी के केस में इसकी इजाजत होती है। एक मेंबर अगर किसी वजह से मीटिंग में खुद नहीं जा सकता, ना फिजिकली जा सकता है, ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से अटेंड कर सकता है, उसके पास क्या ऑप्शन है? प्रॉक्सी। वो किसी को अपना प्रॉक्सी अपॉइंट करके उसको भेज देगा और वो प्रॉक्सी उसके बिहाफ पे मीटिंग को अटेंड करेगा। इसे कहते हैं प्रॉक्सी। अब प्रॉक्सी के कुछ रूल्स हैं जो अभी हम नहीं पढ़ रहे, बाद में पढ़ेंगे। ठीक जी? क्या प्रॉक्सी का शेयर होल्डर होना जरूरी है? ये रूल्स में से है बात, उसके रूल्स में से, ये हमने बाद में पढ़ना है। नॉर्मली प्रॉक्सी का मेंबर होना चाहिए, नॉर्मली मेंबर होना जरूरी, लेकिन लाजमी नहीं। ठीक है? और लाजमी क्यों नहीं, ये हम बाद में पढ़ेंगे। प्रॉक्सी का कंसेप्ट समझ आ रहा? फिलहाल मैं आपको डेफिनेशन समझा रहा हूं। ठीक है? मैं आपको प्रॉक्सी के रूल्स नहीं समझा रहा। आर थ्रू, आप भी सोच रहे होंगे हर कंसेप्ट के एंड पे सर ये कह देते हैं ये बाद में पढ़ना है, ये बाद में पढ़ना है, क्योंकि अभी हमारा चैप्टर 1 है भाई। अगर तो मैं चैप्टर 6, 7 पे जाके कहूँ ना बाद में पढ़ना है, तो फिर तो आप पूछें कि सर अब कौन सा बाद आना है, अब कौन सा? लेकिन अभी तो चैप्टर 1 में है ना, अभी तो मेरा बनता है ना ये बात करना। चैप्टर 1 है, बाद में स्टडी करेंगे, अभी सिर्फ बेसिक कंसेप्ट बिल्ड कर रहा हूं। थ्रू पोस्टल बैलेट। पोस्टल बैलेट क्या होता है? पोस्टल बैलेट है, लॉ ने एक और, देखे लॉ ना बाज़ औक़ात फैसिलिटेशन करना चाहता है, तो उसने एक फैसिलिटेशन ये भी दी हुई है कि अगर आप चाहें तो अपने घर बगैर मीटिंग करवाए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। बगैर मीटिंग करवाए रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं। घर बैठे सबसे पूछ लें सर बताइए इस मामले में आपका क्या वोट है। इसको नाम देते हैं रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। इसको अंडरलाइन कर लें, पोस्टल बैलेट को। पोस्टल बैलेट को अंडरलाइन करके साइड पे कहीं लिख दें, इज इक्वल टू रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। पोस्टल बैलेट आपको पता चली क्या होगा? पोस्ट करते हैं, इसमें कुछ ना कुछ लेटर वगैरह पोस्ट करते हैं जी। अच्छा, इलेक्शन में भी इस तरह की ऑप्शन है, घर बैठे वोट कास्ट कर सकते हैं। नहीं है इस तरह की ऑप्शन? मुझे नहीं पता, वैसे है नहीं, सबके लिए है कि कुछ फॉरेनर्स वगैरह के लिए? ओवरसीज पाकिस्तानीज के लिए। अच्छा चलिए, मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन कंपनी में ये जरूर ऑप्शन है कि अगर आप कंपनी की किसी मीटिंग में फैसला रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं तो घर बैठे बैठे भी कर सकते हैं। उसे क्या कहते हैं? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन। अगर जनरल इलेक्शन में भी इस तरह की ऑप्शन है तो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि आप घर बैठे हुए हैं या कब्र में बैठे हुए हैं तो वोट कास्ट हो जाए। बाद का खबरें आती है ना, कब्र में बैठे वोट कास्ट कर, तो भाई जिम्मेदारी है उसकी, जिम्मेदारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। वोट जाए नहीं कास्ट होगा तो जाया नहीं जाएगा। चलिए, ये एक एक लफ्ज मैं कोशिश कर रहा हूं एक्सप्लेन कर दूं, समझ आ गया आपको? अभी लग रहा होगा आपको ये थोड़ा बोरिंग, लेकिन जब केस स्टडीज आएंगी ना तो उसमें एक एक लफ्ज के ऊपर ही केस स्टडी डिसाइड होगी। ये सीला की केस स्टडी और बिजनेस लॉ की केस स्टडी में सबसे बड़ा फर्क ये है, सीला की केस स्टडी एक एक लफ्ज से चेंज हो जाती है, बिजनेस लॉ की केस स्टडी एक एक लफ्ज से चेंज नहीं होती। बिजनेस लॉ की केस स्टडी निस्बतन आसान है,
कंपनी लॉ की केस स्टडी की निस्बत। स्पेशल रेजोल्यूशन, अब देखें, अब अगर आपको ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन समझ आ गया, स्पेशल रेजोल्यूशन भी आसानी से समझ आ गया, रेपिटेशन होगी। स्पेशल रेजोल्यूशन व्हिच इज पास्ड एट जनरल मीटिंग, जिसके लिए नोटिस दिया गया कितने दिन का, 21 डेज पहले, 21 दिन पहले, और उस नोटिस में लिखा गया हो कि भाई ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने जा रहे हैं। ये नहीं कि मीटिंग में सारे आए और अचानक पता चल गया ये स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो, उनका हम सोचने समझने का मौका तो दो। तो सोचने समझने का मौका देने के लिए कितने दिन है, 21 दिन, 21 डेज। फिर बाय एटलीस्ट 3/4 में, ऊपर क्या था, यहां पे क्या है, अच्छा ये जो आगे लिखा है ऑफ मेंबर्स हु आर एंटाइटल्ड टू वोट, इससे क्या मुराद है, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। इसका मतलब है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन कौन पास करेंगे, ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स। एक्सेप्शन में क्या कह रहा है, A special resolution may be passed by giving notice for less than 21 days if all members, वही बात कि 21 दिन से कम का नोटिस भी हो सकता है। कुछ कुछ बात समझ आई, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, स्पेशल रेजोल्यूशन का कंसेप्ट क्लियर, चलिए जी जी बात जी। ठीक, ना 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 ना, जेहन में रखिएगा, जेहन में, अगर स्पेशल रेजोल्यूशन 21 दिन से कम के नोटिस पे पास करनी है ना, तो सबका मानना जरूरी है। ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के लिए 3/4 मेजोरिटी है, लेकिन ये जो ये फैसला है कि स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए टाइम पीरियड लेस देन 21 डेज होगा, इसमें सबका मानना जरूरी है। ऑल मेंबर्स एग्री करें जी, नहीं सारे मेंबर देखिए, दो फैसले हैं, एक फर्ज कीजिए चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना है, और करना भी 21 दिन में मजीद तबाही फेर देगा कंपनी की, करना भी 7 दिन के अंदर अंदर है। तो इसमें दो फैसले इस रेजोल्यूशन में, पहला कि रेजोल्यूशन 21 दिन से पहले पास होगी, और दूसरा चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करना है। दो फैसले हैं, एक 21 दिन से कम का और दूसरा रिमूव कर। जो 21 दिन से कम के नोटिस पर स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है ना, इसके लिए सारे मेंबर्स का एग्री होना जरूरी है, और जब सारे मेंबर एग्री हो जाएं और 5वें दिन मीटिंग हो जाए, तो अब उस वक्त 3/4 मेजोरिटी का पास हो, यानी स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है कि नहीं, ये 3/4 मेजोरिटी, और वो 21 दिन से पहले कंडक्ट होगी या 21 दिन पूरे होने पे, ऑल मेंबर्स। चलिए आगे चलते हैं फिर जी जी। 3/4 मेजोरिटी का मतलब है अगर 100 मेंबर्स प्रेजेंट हैं तो 75, उसने मोर देन 3/4 नहीं कहा, 3/4 का है। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के लिए उसने मेजोरिटी का वर्ड यूज किया है, तो इसमें अगर 100 है तो 51, 50 पे 100 मौजूद है, 50 के ऊपर ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास नहीं होगी, लेकिन 100 मौजूद है, 75 के ऊपर स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाएगी जी। सेक्शन में के सारे मेंबर्स अटेंड करेंगे, नहीं सारे मेंबर्स एग्री करें कि वो 21 दिन से कम पे पास कर सकते हैं। सारे मेंबर्स का अटेंड करना लाजमी नहीं है, एग्री करना लाजमी है कि 21 दिन से कम के नोटिस। जी हाँ, डिसीजन 3/4 वालों का होगा, जो रेजोल्यूशन पास करनी है कि नहीं, ये डिसीजन 3/4, लेकिन रेजोल्यूशन 21 दिन से पहले के 21 दिन के बाद, ये ऑल मेंबर्स जी। शाबाश, क्या कंपनी लिमिटेड बाय अच्छा इन्होंने क्वेश्चन पूछा है ना, और इस क्वेश्चन से आगे भी जरूर क्वेश्चन इनके जहन में होगा। शाबाश, ये अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, क्या कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में जो मेंबर्स हैं इनके पास वोटिंग राइट्स होते हैं? इसका जवाब है यस, वोटिंग राइट्स होते हैं। ठीक है, हाँ। अब अगला सवाल, तो वो किस बेस पे होंगे? लिमिटेड बाय शेयर में किस बेस पे होते हैं? शेयर होल्डिंग की बेस पे, नॉर्मली शेयर होल्डिंग की बेस पे, यानी जिसके ज्यादा शेयर्स उसके ज्यादा वोट्स, जिसके कम शेयर उसके कम। लेकिन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में तो शेयर्स होते ही नहीं है, तो ना ना ना, ज्यादा गारंटी कम गारंटी नहीं, वो तो दी ही नहीं है। हर एक का एक वोट, लिमिटेड बाय गारंटी में हर एक का एक वोट। अब ये आपको इंटरेस्टिंग बात बता, आगे चल के जब एडवांस टॉपिक्स पे पहुंचेंगे ना, तो उसमें कहेगा ये काम करने के लिए कितने मेंबर्स होना जरूरी है। अगर आपने कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करनी है कोई, कितने मेंबर्स होना जरूरी है, तो इसका जवाब देगा इफ कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर देन 10% ऑफ शेयर कैपिटल, 10% ऑफ शेयर कैपिटल। और कहेगा इफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी
10% ऑफ मेंबर्स। फर्क समझ आया था ना मैं? 10% ऑफ मेंबर्स और 10% ऑफ शेयर कैपिटल। 10% ऑफ शेयर कैपिटल का मतलब यह है कि अगर एक अकेला बंदा है ना, उसके पास 10% शेयर्स हैं, तो वो अकेला ही जा सकता है कोर्ट। लेकिन 10% मेंबर का मतलब क्या है कि अगर 100 मेंबर्स हैं तो 10 मेंबर्स मिलके जाएंगे, 9 भी गए तो कोर्ट उनकी बात नहीं सुनेगा। तो लिख लें, अच्छी बात है, लिख लें 10% ऑफ शेयर कैपिटल वर्सेस 10% ऑफ मेंबर्स, दोनों डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं। तो जहां पे लॉ में 10% ऑफ शेयर कैपिटल लिखा है ना, आपके लिए लाजमी है वहां पे 10% शेयर कैपिटल ही लिखना है। जहां पे लॉ ने कहा 10% मेंबर्स, आपके लिए लाजमी है 10% मेंबर। वहां पे ये नहीं सोचना सिंप्लीफाई कर लेते हैं कंसेप्ट को वहां पे सिंप्लीफाई नहीं करना। लॉ ने जो परसेंटेजेस वगैरह जो रूल्स दिए होते हैं ना, उनको हम नहीं छेड़ते। हम सिंप्लीफाई करते हुए ना सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज कर सकते हैं। वो डिफिकल्ट इंग्लिश है, इसी इंग्लिश में रूल्स चेंज नहीं कर सकते। उसने 10% कहा ना, तो 10% को हमने 10%। बल्कि एक और मजे की बात बताओ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन की डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? सिंपल मेजॉरिटी। आप इसको 51% लिखेंगे, गलत हो जाएगा। हालांकि कंसेप्ट तो वही बनता है, लेकिन सिंपल मेजॉरिटी को सिंपल मेजॉरिटी लिखना है। 3/4 मेजॉरिटी को 75% नहीं लिखना। होल्डिंग सब्सिडी की डेफिनेशन याद है? उसमें क्या था? 1/2 मोर उसको 1/2 को 50% नहीं लिखना। ये लॉ के इनके अंदर आपको फिलहाल ये बेसिक्स है ना, लग रहा होगा कि एक ही बात है, लेकिन एक ही बात नहीं है। ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि 1/2 में और 50% में क्या फर्क है। तो दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज्ड। हाँ, 1/2 से आगे पीछे जो इंग्लिश के अल्फाज है ना, उनको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। जो रूल्स या रिक्वायरमेंट्स है लॉ की, उनको चेंज इसी तरह। और बात सुने, अब ये चले बात शुरू हो गई है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है। लॉ ने जहां कहा 14 डेज, उसको 2 वीक नहीं कर सकते। एक बड़ी गलती करते हैं स्टूडेंट्स, एक जगह पे लॉ ने कहा भाई ये काम 120 दिन में करना है, स्टूडेंट्स उसको सिंप्लीफाई करते हैं 4 मंथ्स, और वो फिर एग्जामिनर कमेंट्स में कहता है 4 मंथ्स में 120 दिन नहीं होते, लाजमी नहीं है 4 मंथ में। तो 4 मंथ अलहदा पीरियड है, 120 डेज अलहदा टाइम पीरियड है। कुछ समझ आ रही बात? तो इस चीज का ध्यान रखना है। डेज, परसेंटेजेस, इनको चेंज नहीं करना, जैसी लिखी हुई हैं वैसे ही याद करना। जब आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे ना और फिर उसके एग्जामिनर कमेंट्स भी पढ़ेंगे, तब आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि ये बात सही है कि गलत। क्लियर जी? और कोई क्वेश्चन? अच्छा, जैसे ही टाइम पूरा होता है ना, आपके क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, और जब तक टाइम पूरा नहीं क्वेश्चन आते रहते हैं। आज आपने आगे नहीं पढ़ाने दिया, चले कोई नहीं। ये आज कुछ भी ना सीखा हो आपने, ये सीख लिया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन का फर्क, और ये सीख लिया कि जो परसेंटेजेस, डेज वगैरह है वो हमने नहीं छेड़ने याद करते हुए, तो भी काफी है। चलिए असाइनमेंट आपने लाजमी अटेम्प्ट करनी है। आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।